पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे पांडे और मैं अपने अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना करने पहुंचे उत्तराखंड के दारचूला, जहां से एक ब्रिज पार करके हम गए नेपाल, जहां हमने खाए वहां के फेमस सूप वाले मोमोज। उसके बाद भारत वापस लौटकर हमने अपने असली सफर की शुरुआत करी और बढ़ चले दारमा घाटी की ओर, जहां अभी तक हमें ये पता नहीं है कि हमारी गाड़ी दारमा घाटी में कहां तक जा पाएगी। दारमा घाटी में कुल मिलाकर 12 गांव हैं। पहला है दर, फिर आता है पोंगलिंग, उसके बाद उर्थिंग, फिर सेला, चल, नांगलिंग, बालिंग, दुक्तू, गोए, मारचा और सीपू। हमारा मकसद है इस घाटी में ज्यादा से ज्यादा आगे जाना, पर फिलहाल मैं और पांडे पहुंचे हैं दारमा घाटी के पहले गांव दर से लगभग 1 किलोमीटर पहले। So this is the last point, man. This is the last point. This is somewhere near Dar village और यहाँ पर last point है जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती है। अब हमें गाड़ी कहीं लगानी पड़ेगी। गाड़ी मिल जाएगी आगे से उर्थिंग जाने के लिए? हाँ, मिल भी सकता है। इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं उसका नाम है गढ़कुला, और यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करके हमें समझ आया है कि यहाँ से आगे की टूटी सड़क की वजह से हमें अपनी गाड़ी को गढ़कुला में ही पार्क करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर है दर गांव, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास पैदल चलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। So finally our trek journey has started। गाड़ी अपनी लगा दी हमने दर में। हमारे लिए दर है क्योंकि इस दर से कोई ना खाली गया, हमारे पास भी बहुत सारे बैग आ गए, हम भी खाली नहीं है। So now we have started this journey। अब देखते हैं हमें कहाँ तक पैदल चलना पड़ता है। लोगों ने बोल दिया कि दर थोड़ा सा आगे है। हाँ। दर से वो मिल जाएगी टैक्सी वगैरह। हाँ। तक एक बार वहाँ पहुँच जाए उसके बाद आगे का सोचा है। फिलहाल जिस लैंडस्लाइड एरिया को हम पार कर रहे हैं ये दर गांव का ही हिस्सा है। दरअसल दर गांव जिस पहाड़ पर बना है वो पहाड़ हिमालय के बड़े पहाड़ों के डिब्रीज या कह लो मलबे से बना है, और ऐसे में इसके अंदर किसी बड़ी ठोस चट्टान के न होने और लगातार बहते पानी के कारण ये पहाड़ लगातार खिसकता जा रहा है। फिलहाल हम पहुंच गए हैं दारमा घाटी के पहले गांव दर में, जहां के लोकल्स के हिसाब से हमारा इस वक्त आगे इस घाटी में जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। बर्फ ज़्यादा, हौसला यहाँ मत छोड़ो। कितनी बर्फ होती है वहाँ? जैसे पानी बहता ना, ये जम जाता है, बर्फ बन जाता है, वो शीशा बन जाता है। मौसम सही होने दो तब जाओ। अच्छा, ज़्यादा होगा मुर्थिंग थोड़ा और ऊपर, फिर वापस आ जाओ। बारिश होगी ना तो लैंडस्लाइडिंग हो जाएगा, रोड ब्लॉक हो जाएगी, तो फिर आप फंस जाओगे। अगर बर्फ पड़ जाएगा तो फिर ग्लेशियर आने का डर हुआ। अच्छा, दरगांव के इन लोकल्स ने हमें दारमा घाटी में मौजूद हर खतरे के बारे में अवेयर कर दिया था, पर फिलहाल यहाँ से आगे जाने के लिए कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, जिस वजह से हमें अपनी आज की रात दरगांव में ही बितानी पड़ेगी। ऐसे में आज की रात गुजारने के लिए हमें किस्मत से मिला है एक छोटा सा कमरा, जिसमें सिर के ऊपर छत के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो हमें रूम मिला है इसमें लिटरली ना बेड भी नहीं है। बेड छोड़, ये एक कमरा बना हुआ है भाई, बस रूम में देखने वाला है क्या? कह रूम देख लो। फिलहाल यहाँ ठंड बढ़ चुकी है और साथ में बारिश भी शुरू हो गई है। ऐसे में कुछ लकड़ियाँ जलाकर हम अपने आप को गर्म रख रहे हैं, साथ ही साथ चल रही है हमारे आज के डिनर की तैयारी। तो भैया आग भी जल रही है, लकड़ी भी जल रही है और हम भी जल रहे हैं, गर्मी ले रहे हैं। बेस्ट पार्ट जो अभी एक और है कि बारिश हो रही है, हमारे को ना बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है और यहाँ पे आग जल रही है। मतलब ये भी एक ऐसा माहौल है जो कभी सोचते थे कि कभी ऐसा होगा कि भाई बारिश गिर रही होगी और उसके बाद आग सेक रहे हूँ कहीं बैठ के, तो वो जो एक माहौल है, इट्स फन।
दरगांव की ये सुबह किसी आम सुबह से थोड़ी अलग है। यहाँ से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी होने के कारण आसपास के पहाड़ों की शक्ल काफी बदल गई है। जो बेस्ट पार्ट है इस जगह का वो ये है कि बर्फ पड़ चुकी है और अब जो व्यूज है ना वो चेंज हो चुके हैं, जो रंग है, कलर है, वो वैली का चेंज हो गया है। बोलते मैं बोल तो रहा था, ये सबसे पहली चीज यही तो बोल रहा था, मैंने कहा बाहर थोड़ा मूड बनेगा। भाई फील पता है किसमें आ रही है? ये जो पेड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है ना, ये लाइफ में मैंने पहली बार देखा है। और भाई लोग वो देखो पड़ गई बर्फ। वहाँ तो यहाँ तो पहुँच जाओ भाई। अरे 100 में तो ठीक है पंचाचूली पंचाचूली तो नहीं जा पाओगे आप। देखते हैं। उसके बाद भैया बड़ा गले से आ जाएंगे, रोड ही बंद हो जाएगी। अच्छा, फिलहाल यहाँ बने हमारे दो दोस्त राहुल और ईश्वर हमें बता रहे हैं कि इस वक्त पंचाचूली जाने का हमारा इकलौता साधन है ITBP का ट्रक, जो अभी से कुछ ही देर में यहाँ से धाकड़ के लिए निकलने वाला है। अभी कितनी देर में जा रही है सर? इसका टाइम नाश्ता करता है। मतलब अभी टाइम है ना थोड़ा। ऐसे में सबसे पहले अपने इस रात के ठिकाने को अलविदा कर पूरी उम्मीद के साथ हम ITBP के कैंप तक तो पहुंचे, पर वहां हमें खबर मिली कि मौसम खराब होने के कारण आज उन्हें दर में ही रुकने के ऑर्डर्स मिले हैं। यहाँ से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता सर। पैदल? ना वैसे गाड़ी में भी आधा घंटे 1.5 घंटे लगते हैं। डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, बट ये है कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। पहले हम लोगों का ये था कि ITBP की जाएगी, जो बैठ जाएंगे चले जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि अभी ये सामान लेके नीचे जा रहे हैं। अच्छा। फिर कह रहे कि अब मैंने पूछा जाने का है ऊपर, तो कह रहे ऊपर का कंफर्म नहीं है, बट अगर होगा तो हम बता देंगे, यहीं मिलोगे आप हमें। तो ये बात सुनकर हम थोड़े निराश थे और यहाँ बैठकर किसी गाड़ी का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। इतने में मुझे मिली है दारमा घाटी के चल गांव से लौट रही एक फैमिली, जिसके घर के दरवाजे किसी जंगली भालू ने तोड़ दिए थे। तो ऐसे घरों में कैसे आने लग गए वो? अब कोई आदमी नहीं है, उनको भी थोड़ा रहने के लिए भी चाहिए, वहीं रहते भी वहीं हो रात को? रहते हैं वही है। शिरा में साला 7 वालू है, बोलो 7 वालू दिन में घूमने गए वो गाँव दिन में। में ही घूम रहे। तो हमने रास्ते में ही देखा। अच्छा जी, अभी जाते हुए? हाँ। चल गांव से लौटे इन गांव वालों की कहानी सुन के हमारे अंदर का डर थोड़ा बढ़ गया था, पर फाइनली दर गांव में लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद हमें मिले हैं कुछ लोग जो यहाँ से अगले गांव बोंगलिंग तक कोरोना की वैक्सीन लगाने जा रहे हैं और वहाँ तक हमें अपने कैंपर में लिफ्ट देने के लिए भी तैयार है। फाइनली एक कैंपस आया जिसके पीछे जो लगेज रखने वाला सेक्शन है उसमें हमें जगह मिल गई। और नाउ वी आर गोइंग टू बोंगलिंग। ये गाड़ी बोंगलिंग ले जा रही है हमें। ये भी एक एडवेंचर है अपने आप में। गाय भैंस को भी पीछे लग के ले जाते। उससे ही पता तरीके से कोई लिहाज नहीं है कि पीछे बैठे होंगे उनको कुछ हो रहा होगा। इस कैंपर ने हमें ड्रॉप किया है बोंगलिंग में और यहाँ पहुँच के हमें अंदाजा हो गया है कि अगले 2 दिन दारमा घाटी में हमें किस तरीके का मौसम मिलने वाला है। फिलहाल बोंगलिंग में हमें मिले हैं यहाँ अपना छोटा सा ढाबा चलाने वाले यहाँ के लोकल्स, जो हमें बता रहे हैं कल रात यहाँ हुई बर्फबारी के बारे में। कल यहाँ पर आई थी बर्फ? हाँ सीधा अच्छा, बारिश का एक बूंद अच्छा, सीधे बर्फ ही आया, सीधा बर्फ ही में बारिश हुई। अच्छा है ना, पंचाचोली जहाँ है ना, हाँ। वहाँ तो गिर ही रहा होगा। तो यहाँ कितना चला था टेम्परेचर? -20-22 तक जाता है या फिर -12-13 तक जाता है। टेम्परेचर किसने देखा? तो ठंड काफी रहती है, तो ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत नहीं होगी ऊपर? ना जहाँ बेस कैंप है ना पंचाचोली, वहाँ से जब ऊपर को चढ़ोगे तब जाके जरा सांस फूलना हल्का सा फील होगा। 0 पॉइंट तक वहाँ पहुँचेंगे हम इसमें? कहाँ पहुँचे? नहीं, पहुँचने को तो आप पहुँच सकते हो, लेकिन वहाँ अभी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कोई आदमी भी नहीं मिलेगा कहाँ से रास्ता है क्या। अब पंचाचूली तक पहुंचने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त यहाँ से निकलना। ऐसे में काफी देर इन खूबसूरत वादियों को निहारने के बाद हमने फैसला लिया है कि यहाँ से आगे उर्थिंग तक पैदल ही चला जाए। So we waited for some time here at Bongling, but no weekend. So we have started walking. उर्थिंग की गाड़ी आ गई। ओह फक, हो गाड़ी आ गई भाई, इतनी ज़्यादा खुशी। किस्मत ने हमारा एक बार फिर साथ दिया है और हमें मिल गए हैं महेश रावत, जो उर्थिंग में चल रहे रोड कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करते हैं। इस अचानक मिली लिफ्ट से हम खुश तो बहुत हैं, पर कुछ देर की इस बुलेरो राइड में ये भी समझ आ गया है कि ये सड़क हिंदुस्तान की मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक है। जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ हमें ही नहीं है तकलीफ, जो जितने
जितने भी लोग हैं सबको ही तकलीफ हो रखी है, जस्ट बिकॉज एक छोटा सा लैंडस्लाइड हो रखा है जो 6 महीने से ना भरा नहीं है। इसके बाद हम इसको टॉप के ऊपर दे रहे हैं। दीवार पर कुछ साइड था, एक इस बार क्लाउड बर्स्ट गया बुराई। अच्छा, अब महेश हमें दिखाना चाहते हैं कि किस तरह वो लोग यहाँ सड़क बनाने की तैयारी करते हैं। ऐसे में वो हमें लाए हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, तब से यहाँ सड़क नहीं बनी और ये लोग सड़क बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। आज मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ये जो औजार है ये वाला, ये किस काम आता है, ये किस चीज़ के लिए होता है? मतलब बहुत टाइम से देख रहे हैं, बचपन से लोग लगे रहते हैं। ये मेजरमेंट, ये क्या हाइट नापते हो आप? हाँ, अच्छा, लेवल नापने के लिए है। हम पहले बचपन में लगे होते थे ना, हम सोचते कैमरा है, शूटिंग हो रही है। अब जिस मेहनत से अपने घरों से दूर रहकर ये लोग यहाँ की सड़कें तैयार करने में लगे हैं वो काबिले तारीफ है। फिलहाल अपने वादे के अनुसार महेश ने हमें ड्रॉप किया है उर्थिंग पे, जहाँ चारों ओर इस टूटी सड़क के कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से चल रहा है। अब हम पहुंचे हैं ठीक उसी ढाबे पर जहां हम आज से 2 साल पहले रुके थे और यहाँ हमें मिले हैं प्रकाश, जो है इस ढाबे के ओनर। आपको याद है हम पहली बार आए, 2 बार, दूसरी बार आए हम, एक बार 2 साल पहले आए थे। आगे जाने के लिए सोच लो। हाँ, हमारा मन है पंचाचूली जाने का। पंचाचूली में तो दिक्कत है, कोई नहीं है नहीं ना वहाँ। अच्छा, कहाँ तक जा सकते हैं? तुम यहाँ ही रुक के आगे तक गिलेसरा, इस समय फोन यहाँ होता है, यहाँ कर लो, फिर आगे तक जाके क्या करोगे ठंडे में, वहाँ तो कोई है नहीं। सेला में कह रहे हैं लोग। सेला में तो एक ही यही है दुकानदारी, सिंगल ही है। अच्छा अच्छा, वहाँ जाके भी कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा ग्लेशियर आ गया, कहीं कुछ बात है तो है ना। प्रकाश की इन बातों से हमें समझ आया है कि यहाँ से अगले गांव सेला में एक परिवार रह रहा है, जिनसे मिलके हमें पता चला है कि इनके पास रात में रुकने की व्यवस्था भी है। आप चलो, आपके साथ चलते हैं। हमको लेट आएंगे, कोई नहीं, लेट से चल लेंगे। फिलहाल मौसम ने शायद हमारी सुन ली है और शुरू हो गई है हल्की फुल्की बर्फबारी। भाई आगे जाने का बाद में सोचेंगे, फिलहाल जो मजा आ रहा है ना, बर्फ ऐसे उड़ते हुए आ रही है हमारे मुंह पे। हाँ भाई, सुनो है, अभी तो गिरनी शुरू हुई है, हाँ, घंटे बाद देखिए। उर्थिंग में कुछ वक्त बिताकर हमारी इस घाटी की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं और अब हम तैयार हैं यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। इस वक्त हम निकल रहे हैं सेला गांव के लिए, जो होगा हमारे आज रात का अड्डा। तुम बड़े चलो, भीड़ तुम बड़े चलो, भीड़ तुम बड़े चलो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं। आगे गाना मेरे को आता है, बट द जर्नी, द रियल जर्नी हैज स्टार्टेड नाउ। अब यहाँ से हमारा असली सफर जो है वो शुरू होता है, द सफर ऑफ दारमा वैली where nobody lives, where nobody lives। अपने कंधों पर ये बड़े बड़े बैग्स और दिल में मजबूत इरादे लिए हम सेला गांव की ओर बढ़ते रहे। हमारे हर कदम के साथ साथ दारमा घाटी की सुंदरता भी बढ़ रही थी और आखिरकार हमें मिली वो चीज जिसका हमें पिछले 2 दिन से बेसब्री से इंतजार था। So it is ice, ice, baby. At the moment we're walking on fresh snow. It's fresh, it's powder. This is the best part. मतलब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के इस लंबे सफर के बाद बर्फ पे चलने को तो मिला है फाइनली। अब चाहे सड़क पे पड़ी हुई बर्फ हो या फिर ये जमे हुए झरने या फिर पहाड़ों की बर्फीली चोटियां, इस घाटी के हर नजारे को एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंच गए हैं सेला गांव, जहां पांडे का स्वागत किया है शेरू और कालू ने। यहाँ भी हमारा कुत्तों ने किया स्वागत, ग्रैंड वेलकम था भाई। आंटी जी यहाँ पे आप ही लोग हो और कोई फैमिली नहीं है? अच्छा, आप भी जा रहे हो? ये कौन सा पड़ा है? ये तो नहीं होगा ना पंचाचूली, यहाँ से आगे देखो, इस साइड है, राइट? ऐसे जाना पड़ेगा। और ये गांव? ये गांव तो हमारा गांव है। सेला? हाँ, सेला गांव। अच्छा, गांव उस साइड है। तो यहाँ से आगे 10-12 गाँव और होंगे, उसके बाद फिर 50 गाँव है। आईटीबीपी वाले वाली में वाली में घूम सकते हो उनके साथ? बात करना पड़ेगा उनसे। सेला गांव में इन लोगों से बात करके एक बात तो समझ आ गई थी, ये परिवार इस घाटी का आखिरी परिवार है
इसके बाद हमें इस घाटी में अगर कोई मिल सकता है तो वो है ITBP के कुछ लोग जो यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर बसे बालिंग गांव में रुके हैं, जिसका मतलब है कि इससे आगे के वो 20 किलोमीटर इस घाटी में होंगे सिर्फ हम दो और कुछ जंगली भालू। इफ यू फील व्हाट आई कैन। Just have a look at this, man. I just came out of my room and this is what's happening, man. This is what's happening. तू कह रहा था इसको कम हो रही है। अरे सेक्सी ब्रो। यहाँ वाला बादल गिरा रहा है क्या? भाई देख उधर देख तो सही तो एक बार।